नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारे अतीत भाग 1 के अध्याय 10 व्यापारी राजा और तीर्थयात्री के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। व्यापार की बात करें तो काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में बहुत भारी मांग थी। इसे काला सोना कहा जाता था, यानी ब्लैक गोल्ड कहते थे काली मिर्च को उस समय। दक्षिण भारत से सोना, मसाले, काली मिर्च और कीमती पत्थरों को रोमन साम्राज्य में या रोम में भेजा जाता था। क्योंकि दक्षिण भारत सोना, मसाले, काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। दक्षिणी भारत के पूर्वी समुद्र तट पे एक बंदरगाह था, उसका नाम था पुहार। तो पुहार बंदरगाह से व्यापार होता था देश विदेशों में, दुनिया भर में। तो जो सामान वहाँ दुनिया भर में भेजने के लिए वहाँ लाया जाता था, उनमें हिमालय से रत्न और सोना लाया जाता था। दक्षिण भारत की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ लाई जाती थी। दक्षिणी सागर के मोती आते थे तमिलनाडु के तट के पास से। पूर्वी सागर के मूंगे आते थे। गंगा और कावेरी की फसलें, इसके अलावा श्रीलंका से खाद्यान्न आता था। म्यांमार के मिट्टी के बर्तन आदि आयात किए जाते थे। पुहार का नाम पूम पुहार या कावेरी पूमपट्टिनम या कावेरी पट्टिनम था, या कावेरी पट्टिनम भी कहा जाता था। अब देखिए, लाल गोले में चित्र में पूम पुहार लिखा हुआ है। तो दरअसल में ये पुहार बंदरगाह यहाँ पर था। आज की तारीख में ये पुडुचेरी में आता है, पौंडीचेरी में। अब बात करते हैं हम भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग की। तो उसके दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है, जिनमें बहुत से मैदान, पहाड़ और पठार स्थित हैं। मैदानी क्षेत्र नदियों द्वारा निर्मित एवं उपजाऊ है। कावेरी नदी का सबसे मैदान जो है वो सबसे अधिक उपजाऊ है, दक्षिणी भारत की जो कावेरी नदी है उसका। इसीलिए कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। संगम साहित्य की बात करते हैं तो उसमें एक मूवेंदार नामक शब्द की चर्चा की गई है। यह तमिल भाषा का शब्द है। किसका? तमिल भाषा का, जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। दरअसल में 3 राजवंश हुए हैं दक्षिणी भारत में, चेर, चोल और पांड्य। तो चूंकि इन राजाओं ने या इन वंशों ने दक्षिणी भारत को बड़ा समृद्ध किया है, तो इसीलिए इनको ही मुखिया या मूवेंदार कहा जाता था। मूवेंदार कौन थे? चेर, चोल और पांड्य। ये 3 मूवेंदार 3 मुखिया होते थे, तो इन तीनों को मिला के मूवेंदार कहा जाता। मूवेंदार यानी 3 मुखिया। इन तीनों शासक वंशों चेर, चोल और पांड्यों में प्रत्येक के 2-2 सत्ता के केंद्र थे। कहा जाए तो ये राजधानियों के रूप में थे। एक तटीय हिस्से में होता था, दूसरा अंदरूनी हिस्से में थे। इन तीनों वंशों के कुल मिला के 6 सत्ता केंद्रों में से 2 केंद्र दक्षिणी भारत में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। एक तो पुहार या कावेरी पट्टिनम, जो व्यापारिक बंदरगाह हुआ करता था, और चोल शासकों का, इसका चोल शासकों का व्यापारिक बंदरगाह था पुहार या कावेरी पट्टिनम। और दूसरा था सुदूर दक्षिण में पांड्यों की राजधानी मदुरई, जिसको मदुरा कहा जाता था। इन तीनों राजवंशों की स्थापना के लगभग 200 वर्षों के बाद, अर्थात आज से करीबन 2100 साल पहले, पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते वो पूर्वी तट में मगध साम्राज्य तक विस्तृत हो गया। इन सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा था गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। ये गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी के बारे में जानकारी इसकी माता गौतमी बलश्री के द्वारा लिखे गए एक अभिलेख से मिलती है। अब देखो, माताओं ने भी अपने पुत्रों के लिए ख्याति प्राप्त करने के लिए अभिलेख लिखे थे। सातवाहन शासकों को दक्षिणा पथ के स्वामी भी कहा जाता था।
दरअसल में दक्षिणा पथ का मतलब होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, यानी दक्षिणी भारत की, उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ जो रास्ता जाता था उसको दक्षिणा पथ का कहते थे। लेकिन दरअसल में दक्षिणा जो पथ है वो पूरे दक्षिण भारत के लिए भी प्रचलित शब्द था। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने दक्षिणी भारत के पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। एक बार चित्र को देखें तो इसमें देखो प्रतिष्ठान, इनकी राजधानी जो सातवाहन साम्राज्य है उसकी बता रखी है काले कलर में, प्रतिष्ठान। इसके अलावा बेरी गाजा इनका बंदरगाह हुआ करता था और मगध साम्राज्य तक देखो विस्तार इनका हो रखा है। नीचे चेर, चोल और पांड्य जिनको मुवेंदार कहा जाता था, ये तीनों बता रखे हैं। अब बात करेंगे हम रेशम मार्ग की। तो रेशम बनाने की जो तकनीक है उसका आविष्कार सबसे पहले 7000 वर्ष पूर्व, यानी आज से 7000 साल पहले चीन में हुआ। लेकिन चीनियों ने इस तकनीकी को किसी को बताया नहीं, छुपा के रखा। चीन से रेशम दुनिया भर में व्यापार होता था, इसका जाता था। तो लोग पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर इसको लेके जाया जाता था। तो जिस रास्ते से लोग गुजरते थे, यानी जिस रास्ते से इस रेशम को लेके जाया जाता था, फिक्स था, रास्ता तय था, तो उस रास्ते का ही नाम पड़ गया रेशम मार्ग या सिल्क रूट। ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों के लिए चीन के जो शासक थे वो रेशम के बने नाया वस्त्र उपहार के रूप में भेजा करते थे, और वो इसके अलावा सुदूर पश्चिम तक के देशों के साथ व्यापार भी करते थे। तो इस तरह ईरान और पश्चिमी एशिया से रेशम की जानकारी अन्य देशों तक व्यापार के माध्यम से पहुंची। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में बहुत सारे शासक थे जो रेशम मार्ग पे नियंत्रण करते थे। जैसे आपने देखा होगा टोल टैक्स होते हैं आजकल, है ना, एक फिक्स दूरी पर टोल टैक्स होता है, फिर उसके बाद आगे फिर एक टोल टैक्स होता है। तो उसी तरह वो टोल लिया करते थे, तो वो नियंत्रण करते थे। लेकिन उस वक्त प्रभावशाली जो शासक थे जिसके अंडर में आता था, है ना, वो उसका करता था, तो उससे क्या है, पैसा वसूल करते थे। तो सबसे प्रसिद्ध इन नियंत्रणकर्ताओं में थे कुषाण, जिनका रेशम मार्ग सबसे अधिक दूरी के रेशम मार्ग पर नियंत्रण था, वो थे कुषाण। अब चित्र में हम देखते हैं तो देखिए कुषाण शासकों का बैक्ट्रा पामीर के पठार तक, है ना, हिंदू कुश पर्वत, गांधार, और इधर अपने भारत में मथुरा और लगभग पाटलिपुत्र के छूते हुए हिस्से तक देखिए विस्तार था। इतना बड़ा था कुषाण वंश, जो इतना बड़ा विशाल साम्राज्य था। तो इनका चूंकि ज़्यादा रेशम मार्ग पर नियंत्रण था, तो करीब 2000 वर्ष पहले मध्य एशिया एवं उत्तरी पश्चिमी भारत में कुषाणों का शासन हुआ करता था। पेशावर और मथुरा, पाकिस्तान में जो पेशावर पड़ता है और मथुरा, है ना, ये दोनों कुषाणों के प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। तथा तक्षशिला भी इन्हीं के ही राज्य का हिस्सा था। तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, और वैसे की सबसे पुरानी तक्षशिला विश्वविद्यालय भी वहाँ था। बात करेंगे रेशम मार्ग की एक जो शाखा थी वो मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के पत्तनों तक जाती थी, और यहीं से रेशम रोमन साम्राज्य में भेजा जाता था। यानी पहले मध्य एशिया से सिंधु नदी के बंदरगाहों पर आता था और यहाँ से रोमन साम्राज्य में भेजा जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप में सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाणों ने ही चलाए थे, यानी इससे पहले सोने के सिक्के नहीं चलते थे, सबसे पहले कुषाण शासकों ने चलाए थे। तो रेशम मार्ग पर यात्रा करने वाले जो व्यापारी थे वो इन सिक्कों का उपयोग भी करते थे। अब देखो चित्र में आपको दिख रहा होगा रेशम मार्ग लाल कलर से, ये दरअसल में चीन के जियांग शहर से जाता था और बहुत दूर तक ये ईरान से भी आगे निकलता था। तो है ना, इसमें मस्सात तक बुखारा मस्सात तक देखो दिखा रखा है। अब सबसे बड़ी चीज़ इस मार्ग को यदि हम देखते हैं तो देखो इसमें लाल रंग में दिख रहा होगा कि एक जगह लिखा हुआ है खोतान, है ना, तक्षशिला, और देखो इंडस रिवर के पास है तक्षशिला, है ना, तक्षशिला के पास देखो ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पर तक्षशिला बड़ी बंदरगाह और
पाम और है ना। इसके अलावा अब देखो यहाँ पर बंदरगाह था, तो कहने का मतलब है सिंध नदी के और भी बंदरगाह थे, तो यहाँ पे वो आता था रे, है ना, जितना भी रेशम है, और फिर यहाँ से रोमन साम्राज्यों में भेज दिया जाता था। कुषाण और बौद्ध धर्म की हम बात करें कि भाई कुषाणों का बौद्ध धर्म से क्या संबंध था, तो कुषाणों का एक सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। हमने ये तो देख लिया है कुषाणों का जो साम्राज्य कितना बड़ा था, तो इनका सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ था कनिष्क। उसने क्या है एक बौद्ध परिषद बनाई, ठीक है ना, बौद्ध काउंसिल। इस परिषद में एक जो कवि था अश्वघोष, वो भी इसका क्या है वो उसमें हुआ करता था। तो उसने पहली बार संस्कृत में बुद्ध चरित्र की रचना की, वरना उससे पहले तो वो लोग और अपनी जो भाषाएं थी उसमें किया करते थे, लेकिन इसने अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना संस्कृत भाषा में की। कनिष्क के द्वारा पहली सदी में एक बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, जिसको चतुर्थ बौद्ध संगीति कहा जाता है। तो उसमें बुद्ध धर्म की महायान शाखा का विकास हुआ, जो कि पहली सदी में आयोजित की गई थी। हीनयान शाखा और थी एक बौद्ध धर्म की। तो हीनयान शाखा में क्या था कि जो बुद्ध की उपस्थिति के केवल संकेतों के माध्यम से दर्शाए जाते थे, उनकी खड़ाऊ, उनके पैर, उनके पैरों मने चक्र, है ना, पीपल का वृक्ष, ऐसे चीज़ें दर्शाई जाती थी, जैसे है ना बुद्ध के निर्माण पीपल के वृक्ष वगैरह। लेकिन जब महायान शाखा का चतुर्थ बौद्ध संगीति में विकास हुआ या उदय हुआ, तब से बुद्ध की क्या है, बुद्ध की स्वयं की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। बुद्ध की मूर्तियां बनाने के जो सबसे प्रमुख केंद्र के रूप में मथुरा और तक्षशिला प्रसिद्ध हुए। मथुरा जो कि अपने मथुरा पड़ता है उत्तर प्रदेश में, और तक्षशिला जो पाकिस्तान में पड़ता है। दूसरा परिवर्तन एक और आया महायान शाखा के उदय से, कि बोधिसत्व में आस्था को लेकर क्या हुआ कि पहले वे लोग जो बोधिसत्व धारण करते थे, यानी जो कहने का मतलब ये जो संघ में शामिल होते थे, है ना, भिक्षु भिक्षुणी जिनको कहा जाता था, तो वो ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या करते थे, एकांतवास में साधना करते थे। लेकिन जब महायान शाखा का उदय हुआ, तो इन्होंने क्या है अपना सिस्टम चेंज कर लिया। क्या कर लिया कि जो बोधिसत्व प्राप्त करता था वो क्या करता था, सांसारिक परिवेश में ही रहता था, परिवार बसा के, और फिर वो क्या करता, लोगों को शिक्षा देने लगा और उनकी मदद करने लगे, यानी उनके बीच रहने लगे। अब उन्होंने एकांतवास छोड़ दिया था। धीरे धीरे बोधिसत्व का जो कंसेप्ट है या संप्रत्यय है ना, वो पूरे मध्य एशिया, चीन होते हुए कोरिया और जापान तक फैल गया। यानी कहने का मतलब ये बौद्ध धर्म अब जा रहा है मध्य एशिया, चीन, कोरिया और जापान तक। भारत में भी पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से में यह खूब फैला। इसके साथ ही बौद्ध विहार और चैत्यों का निर्माण प्रारंभ हुआ। हमने एक अध्याय में पढ़ा था कि महाराष्ट्र में, है ना, कि देखो वहाँ पर भी एक चैत्य की हमने बात की है। तो जो बुद्ध भिक्षु भिक्षुणी है वो वहाँ रुका करते थे अपने यात्रा प्रवास के दौरान। बौद्ध धर्म में एक संप्रदाय हुआ है थेरावाद या थेरवाद। इस थेरवाद संप्रदाय का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया में। तो वहाँ पर जो बौद्ध धर्म का स्वरूप फैला वो थेरवाद संप्रदाय के रूप में फैला। चीनी यात्रियों को देखें तो भारत में 3 चीनी यात्री आए थे, फासियन या फाइयान जिसको बोला जाता है, दूसरा स्वेनशांग या ह्वेनसांग जिसको बोला जाता है, तीसरा था इत्सिंग। तो जो सबसे पहले फाइयान या फासियन था वो 399 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक भारत की यात्रा उसने की, यानी यहाँ पर 15 साल वो भारत में रुका। और जब वापस चीन लौटने की उसकी बारी आई, तो वो बंगाल से उसने भी यात्रा की समुद्री मार्ग से। और हुआ क्या कि जब वो जा रहा था तो उसके क्या है कि 12 दिन क्या है कि वो आया भयंकर तूफान। तो उस तूफान में उसने अपना जो कीमती सामान था वो तो बहा दिया, लेकिन जो यहाँ से बुद्ध की मूर्ति और अपनी पांडुलिपियाँ ले गया था उनको नहीं बहाया उसने। और वो जहाज़ क्या है कि वो घूमता घामता चीन न जाकर जावा पहुँच गया। तो कुल मिला के 90 दिन में वो जावा पहुँचा, और उसके बाद वहाँ से वो चीन की तरफ निकल गया। दूसरी बार आया स्वेनसांग या हेनसांग। हेनसांग 630 ईस्वी से लेकर
645 ईस्वी तक भारत की यात्रा पर आया। उस समय हर्षवर्धन का काल था, यानी हर्ष के साम्राज्य में आया था। और फासियन आया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, मौर्य नहीं चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, है ना। हाँ, अब बात करेंगे। अब हाँ सॉरी, हम हेनसांग की बात कर रहे थे। तो हेनसांग जो आया, फाहियान तो क्या समुद्री मार्ग से लौटा, और हेनसांग कहाँ से लौटा, ये भूमार्ग से गया। इसने क्या है कि करीबन 20 से 30 घोड़ों पर अपना यहाँ से सोना चांदी वगैरह और पांडुलिपियाँ ले गया। तो 600 के करीब ये सारी पांडुलिपियाँ और सामान मूर्तियाँ थी। तो जब ये नदी पार कर रहा था, सिंधु नदी, तो उसमें से बहुत सारी पांडुलिपियाँ गायब हो गई या बह गई। तो बाकी जो पांडुलिपियों को ले गया, फिर उसने वहाँ पर चीन में इन पांडुलिपियों को चीनी लिपि में लिख के संस्कृत में अनुवाद किया, यानी संस्कृत में अनुवाद, देखो कितना बड़ी बात थी। फिर बात करते हैं इत्सिंग की। तो हेनसांग के 50 वर्षों के बाद, 673, लगभग 50 वर्षों के बाद, 673 ईस्वी से लेकर 685 ईस्वी तक भारत की यात्रा पर आया इत्सिंग। तो इसके बारे में ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता, लेकिन हेनसांग की बात करें तो हेनसांग नालंदा में कुछ समय तक उसने पढ़ाई की थी। ये सभी जो चीनी यात्री थे, दरअसल में ये बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों को देखने, यानी महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगह, कि कहाँ मृत्यु हुई, कहाँ जन्म हुआ, क्या उन्होंने पहला उपदेश दिया, है ना, कहाँ कहाँ रहे, और कहाँ कहाँ उन्होंने वनवास काटा, है ना, और उनके मठों को देखने के लिए भारत आए थे। उन्होंने अपनी यात्रा और उसमें आई मुश्किलों का भी वर्णन किया, और यात्रा के दौरान उन्होंने जो ग्रंथ लिखे चीनी भाषा में, उनको अपने साथ ले गए, छोड़ के एक को भी नहीं गए। जो हेनसांग के बाद चीनी यात्रियों ने प्रसिद्ध बौद्ध विद्या के नालंदा में अध्ययन किया। मैंने बताया था ना कि हेनसांग ने और उसके बाद के अब इत्सिंग ने भी कुछ समय के लिए उसमें अध्ययन किया था। तो इसने लिखा है हेनसांग ने कि यहाँ पर मुख्य दरवाजे पर प्रश्न पूछे जाते हैं, और उनमें से 7 और 8 लोग तो जवाब ही नहीं दे पाते, यानी इतना कठिन प्रश्न हुआ करता था, और पढ़ाई उसी को करने दी जाती थी जो उन प्रश्नों का उत्तर दे दे, यानी उस परीक्षा को पास करके दरवाजे से अंदर प्रवेश करता था। ये वो समय था जब शिव, विष्णु और दुर्गा की पूजा है भारत में की जाती थी। बात करें, एक शब्द है भक्ति। भक्ति क्या है? भज शब्द से बना है। भज का अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी। एक व्यक्ति हुआ है अप्पार। अप्पार दरअसल में तमिल शिव भक्त था, और ये वेललाल था। वेललाल यानी बड़ा वो था जिसको बोला जाता था किसान या कृषक भूस्वामी था। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से बना है। हिंदू किससे बना है? सिंधु या इंडस शब्द से। यह शब्द दरअसल में अरबी और ईरानी जो लोग थे उनके द्वारा सिंधु नदी के में रहने वाले लोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता था। अब हम बात करते हैं कि जो कुछ विश्व की तरफ चलते हैं। तो पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। किसमें? पश्चिमी एशिया में। रोमन साम्राज्य के बेथलहेम नगर में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह का जन्म हुआ था बेथलहेम में, और ये नगर उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। केरल के ईसाई, भारत में जो केरल है वहाँ के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, यानी सीरियाई प्रदेश से शायद ये आए, ऐसा माना जाता है। तो पश्चिमी एशिया का हिस्सा है सीरिया। तो विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से इनको गिना जाता है। यहाँ पर एक देखिए वराह रूप में विष्णु की प्रतिमा है, जो कि मध्य प्रदेश के एरण से प्राप्त हुई है खुदाई में। दरअसल में इस मूर्ति में दिखाया हुआ है कि जल में डूबी जो पृथ्वी है, यानी स्त्री रूप में, देखो नीचे दिख रहा होगा उनके दांत को पकड़े हुए, है ना, कि उनकी जब जल में डूब रही थी पृथ्वी, तो उसको बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। तो ये चीज़ उसमें बता रखी है। ये मूर्ति मिली है वराह रूप में विष्णु से। तो इसके साथ मैं समझता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।